सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी। मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी। और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फ़िल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने। और इस तरह से फिर मेरी फ़िल्म को उन्होंने दिखाया। रमेश जी शायद इतने वाकिफ़ नहीं थे मेरे काम से और सलीम जावेद साहब ने उनको फ़िल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ। बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया। मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा। तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के। जैसा कि आपने अभी बताया, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो जितनी आशाएं थी वो उसके मुताबिक नहीं चली और थोड़ी सी घबराहट भी हुई क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फिल्म थी, कई सालों से बन रही थी, बजट से ऊपर चली गई थी और शायद ये शनिवार को सुबह सलीम साहब, जावेद साहब और रमेश जी और मैं, मेरे घर में ये लोग सब आए, हम लोग बैठे और हमें बताया गया कि ये फिल्म जो है अच्छी नहीं हो रही है, क्या इसमें अभी परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो बहुत से ऐसा लोगों को लगा और जो चर्चा हुई हमारे आपस में वो ये था कि शायद लोग इस बात से नाखुश हैं कि मेरी मृत्यु हो जाती है उसमें। शोले की कहानी में बहुत सारे ऐसे अंश थे जो कि मोहक थे हमारी जितनी भी जनता है। एक जो उसका एक दृष्टिकोण था वो ये कि विडो रिमैरिज, और तो ये लगा कि जहाँ पर एक ऐसा समा बन रहा है जहाँ पर हो सकता है कि एक विधवा का दोबारा जीवन जो है वो संवर जाए, वो भी आपने उसको हटा दिया। और ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, शायद वो शायद पैदा भी नहीं हुए उस समय। ओपी रहलन साहब की एक फिल्म थी फूल और पत्थर, जो कि इसी विषय पर बनी गई थी। उसमें धर्म जी थे, मीना कुमारी जी थी और वो बहुत सफल हुई थी और शायद उस ज़माने की ये पहली फिल्म थी जहाँ पर इस दृष्टिकोण को लिया गया था विडो रिमैरिज का, और उसमें दिखाया कि हाँ ये सफल हो सकता है। समाज में बहुत सारी बातें इसके विरोध में थी, लेकिन ये एक समाज से हटकर बात निकल रही थी, इसलिए उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो ये भी एक दृष्टिकोण था। दूसरा ये कि जनवरी की उसी वर्ष में दीवार रिलीज़ हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कहा दोबारा इसको मार के उसको जीवित रखो। और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को, संडे को सुबह जा कर के वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं, और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है। ये तय हो गया। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से, मद्रास के पास से मंगवा लिया। उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए। और फिर जैसे जैसे हम लोग की ये बातचीत ख़त्म हुई और गेट तक पहुँचे सब लोग, तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था। फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा, यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है, और अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, अब क्या कर सकते हैं उसका। सोमवार को जो हुआ वो फिर अद्भुत हो गया। The fact that you, I'm sure you were not even born when the film was released, and the fact that you are sitting here and talking to me about Sholay just justifies the fact how important the film has been. Also the fact that, which is a known fact, that, you know, we get poetic justice within 3 hours. You and me will not get poetic justice in a lifetime, perhaps several lifetimes. But these are some of the factors. I just feel that the whole way that it was constructed, the way it was written, the dialogues, for the first time, we had a dialogue CD coming out rather than a music CD. And that shows the importance of the writers, the importance of the actors who performed it. Gabbar's dialogues were an amazing success, even on the release of the film and even thereafter and even now.
and the way Amjad, enacted them, they all went a long way in. There were many unique factors in the film. Two buddies getting together, their own friendship, how they, talked about their love life, about their adventures, being employed by a Thakur, which was an inspiration from, Kurosawa's Seven Samurai, and also the Magnificent Seven, which was the Hollywood adaptation of that film. And all those films had done extremely well. And I just feel that the whole factor of employing people to take care of a problem and how they succeed just went very well with the audiences. But yes, the writing initially, the way it was directed, the way it was photographed, our action sequences for the first time in Indian cinema were conducted by a British group of stunt coordinators. Many of the things that the stuntmen did at that time were not seen, or the way that we were doing our stunts were different from how they did it. There was a lot of emphasis on safety. We used to, jump from second floor onto cement floors and, break our legs and ankles and hurt ourselves. But we learned how to jump on cardboard boxes with mattresses on them, which provided a soft landing for you. We learned how horse falls have to take place. We used to, the riders used to have a technique of turning the neck of the horse and then making him trip. Or at times they would tie the horse's legs with a rope and pull it at a particular point, and then the horse would fall. But they had a different technology altogether, and they, for all horse falls, a huge pit, almost the size of half this theater, used to be dug about 10 feet deep. It used to be filled in with very soft mud, and on top of it used to cover with tarpaulin, and then you sprinkled grass on it. So the horse didn't know that he was going to land on something soft. So when we came in a lot of speed, galloping, and as soon as the horse's front hoof touched that tarpaulin, it would give in. So the horse would crumble, and we had to jump over the horse while it was falling to get away and roll away. So that's how horse falls were constructed. There were many such, technologies, bullet wounds, gunshots. We used to fire gunshots, real blanks, and we used to put little explosives where the gunshot was supposed to explode on a chair, on a mountain, on somebody's body. But they had, like chalk pellets, bullets made of chalk. So when you loaded, they had special guns. So if a spot has to be demarcated where a bullet has to land, so while I'm standing there, I would duck out, and he would fire the gun at that point, and the chalk tablet would explode. So it looked like a bullet had hit it. So there were many such technologies. And also in the mixing of this film was done in United Kingdom, and they had, fantastic equipment. The other factor, of course, I think was the screen and the 70mm, the first film in 70mm, and that was just unbelievable. Many of the audiences, when we asked them, what was it that you liked about the film? They're not talking about the story or the acting or anything. They just, साहब वो कॉइन इधर से उछलता था और आवाज़ उसकी इधर आती थी. So, these were some of the attractive things about the stereophonic sound, 70mm, and people were actually, who used to sit in the front row here, were actually watching the film like this. It was unique. बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था. लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप. अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया. मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है,
और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसे लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई। देखिए, तकरीबन 2.5-3 साल लग गए इस फिल्म को बनाते बनाते, और जाहिर है कि जब इतने सब कलाकार एक साथ होते हैं किसी एक फिल्म में, तो कहीं ना कहीं तो वातावरण हमारा ऐसा बहुत ही माहौल अच्छा से बनता है। रामगढ़ जो था जहाँ पर ये फिल्म की ज़्यादातर अधिकतर शूटिंग हुई, वो पहले तो बड़ी अजीब सी जगह थी, और जब रमेश जी ने कहा कि हम ये बेंगलोर में शूट करेंगे, तो हम सबको लगा कि ये एक डाकू की फिल्म है, और बेंगलोर का जो वातावरण है, पहाड़ी है, पत्थर बने हुए हैं, कहाँ ये ऐसा। आम तौर पर जितनी भी तब फिल्में बनी थी वो या तो रेगिस्तान में बनती थी, या कहीं राजस्थान के किसी एक खंडहर में जा कर के बनती थी, या मध्य प्रदेश में जो अपने भिंड इलाका है वहाँ की जो सूखा सूखा इलाका है, उस तरह की एक वातावरण होता था। ये हमें बड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा यहाँ पर ये ठीक नहीं जमेगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कीजिए, यहीं पर हो। तो सबसे पहले तो हमें वो लगा। फिर उन्होंने पूरा जो रामगढ़ का गांव था, वो पूरा गांव उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया था। तो जितने आप देख रहे हैं वहाँ पर, वो एक्चुअली वो घर थे, वो सेट बने थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। फिर एक एक कुटिया उन्होंने हम सबको दे दी कि आप इसमें रहिए। तो हम लोग दिन भर उसी में रहते थे, खाना पीना रहना सोना सब वहीं होता था। धर्म जी तो बल्कि कई दिन वहीं सो जाते थे, और उनको खुली हवा बहुत अच्छी लगती थी। तो जो रामगढ़ का वो चबूतरा है, वहीं पर अपनी खटिया बिछा करके रात भर वहीं रह जाते थे। और वो जो ठाकुर का मकान था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। पहले वहाँ ऐसे ही एक पहाड़ था, वो जितनी भी वहाँ जाने की सड़क थी वो खुद हम लोगों ने बनाई, यानी जो सेट डिज़ाइनर थे। और एक तरह से एक परिवार बन गया था, और एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एक शहर है, ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है, और ये हम ही लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा गांव है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें गुजरी, इसमें बहुत समय लगेगा आपको बताने में मैडम, लेकिन हाँ, माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग सब रहते थे बेंगलोर में, होटल अशोक था वहाँ पर, जो वहाँ पर हम सब लोग रहते थे। और हर एक आर्टिस्ट के पास अलग अलग गाड़ियाँ नियुक्त कर दी गई थी, ये आपकी गाड़ी, आप सुबह जाएँ। यहाँ कोई 45-50 मिनट लगते थे, घंटा भर लगता था बेंगलोर से बाय कार। तो रोज़ सुबह हम लोग उसमें से निकल के जाते थे। कभी कभी समय मिलता था तो धर्म जी और उनके कुछ जो सहयोगी थे वो और मैं बैठ करके रमी वगैरह खेलते थे, ताश खेलते थे। फिर लगा कि यार अब यहाँ से वहाँ 1 घंटा लगेगा, तो गाड़ी में भी खेलते जाते हैं, तो हम सब साथ में एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं और साथ में ताश भी खेलते जाएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी अलग गाड़ी मत दीजिए, हम धर्म जी के साथ ही चले जाएंगे। तो मैं उनके साथ चला जाता था। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो ख़राब हो गई और बंद पड़ गई, तो और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया, और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए। दरवाज़ा खोला, बाहर भागे, और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए, यानी 1.5 घंटे का रास्ता उसमें लगा हमको। तो ऐसी बहुत सी हरकतें होती रही थी हमारे सेट के ऊपर। ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने सीढ़ी हटा दी थी।